सीतलपुर गांव में रहने वाला रमन एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। देखो लक्ष्मी, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ रमन, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्काने राज नहीं आई। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल घिर गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रमन, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ ना बह जाए। रमन भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी से भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह रमन सेठ रामलाल के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा सा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी रमन। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। रमन की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास अब ना तो खेत था, ना पैसा और ना ही कोई रास्ता। लक्ष्मी, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहां कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है रमन, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा, अनजाने अंधेरे की ओर। सेठ ने उन्हें जमीन से भी निकाल दिया था और अब उनके पास न घर का ठिकाना था, न ही खाने के लिए कुछ था। रमन का परिवार एक बार फिर सड़क पर था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो लक्ष्मी, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा लक्ष्मी, बस जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं। वहां शायद कोई बूढ़े बाबा रहते हैं, जंगल के किनारे पर। सुना है वो अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत भूख लगी है बाबू, मुझे खाना चाहिए। थोड़ा और चल ले बेटा, वहां पहुंचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। रमन का परिवार गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें दूर से ही एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा, वहां पर एक बूढ़ा साधु अपनी धुनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास सब कुछ नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। आपका धन्यवाद बाबा, भगवान आपको सुख दे। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगले दिन सुबह रमन जंगल में लकड़ी काटने निकला ताकि बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। लक्ष्मी, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, फिर उससे बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है जी। रमन दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियां काटता रहा और शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार की ओर गया। वहां उसे बहुत कम पैसे मिले, पर उसने कुछ आलू, प्याज और थोड़ा सा आटा खरीद लिया। ये लो लक्ष्मी, कुछ खाने का सामान लाया हूँ।
कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तुमने इतना सब किया रमन, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो तो मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां सेक देती हूँ। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, लेकिन हम कल जरूर से गुड़ लेकर आ जाएंगे। रात को सभी ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई और पहली बार किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में भी एक उम्मीद छिपी थी। अब हर दिन ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन रमन ने हार नहीं मानी। उसका सफर अभी लंबा था, लेकिन उसका इरादा सटीक था। रमन अब रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम तक उसे बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे राशन लाता। बच्चों की आंखों में अभी भूख दिखती थी, लेकिन वो अब शिकायत नहीं करते थे। परिवार के लिए संघर्ष अब उनकी आदत बन गई थी। सुनिए जी, जल्दी लौट आइएगा। कल बहुत देर हो गई थी और बिटिया आपके बिना ही सो गई थी। हाँ लक्ष्मी, जल्दी लौटूंगा। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं। पिताजी, आज क्या गुड़ भी लाएंगे? जरूर बेटा, इस बार तेरे लिए गुड़ भी और माँ के लिए एक साड़ी का सपना भी लेकर आऊंगा। और मेरे लिए चूड़ियाँ? तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियां बिटिया, बस भगवान थोड़ा साथ दे। रमन मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज वो हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया। वो सोच रहा था कि जितना ज्यादा लकड़ी मिलेगा उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए। ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा। ज्यादा पैसा मतलब सबके चेहरे पर खुशी। पेड़ों की गहराइयों में वो इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुंच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। वहां पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, न ही कोई आवाज थी। अरे, ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। आसमान में बादल घेरने लगे थे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उधर झोपड़ी में लक्ष्मी बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन रमन नहीं लौटा। आज बहुत देर हो गई है। अब तक तो वो रोज लौट आते हैं, आज इतनी देर क्यों हो गई है? माँ, पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा मत बोल बेटा, वो ठीक होंगे, बस शायद ज्यादा दूर तक निकल गए होंगे। मुझे डर लग रहा है माँ। उधर रमन थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तभी एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? वहां कोई घर जैसा दिख रहा है या फिर कोई आग जला रहा है? चलो देखता हूँ। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसमें से पीली सी चमक आ रही थी। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर गया। ये कैसी जगह है? सब कुछ सुनसान है, लेकिन यहाँ रोशनी कैसी? गुफा के अंदर वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वो एक गांव जैसा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। पूरा गांव सोने के जैसा चमक रहा था। ये तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूँ। फिर ये क्या है? अचानक दो सिपाही आए और रमन से बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रमन है। मैं एक गरीब किसान हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रमन डरते हुए उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। रमन डर और हैरानी के बीच आगे बढ़ रहा था। सोने जैसे इस गांव में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सब कुछ इतना चमकदार कैसे है? और ये लोग कौन हैं? सिपाही उसे महल के मुख्य दरवाजे तक ले गए। वहां अंदर से एक तेज और गंभीर आवाज आई, उसे भीतर ले आओ। रमन अंदर गया तो सामने एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध राजा बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। बताओ कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? महाराज, मेरा नाम रमन है। मैं एक गरीब किसान हूँ।
बारिश में मेरी सारी फसल बह गई। सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज रास्ता भटक गया तो ये गुफा दिखी। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है रमन। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीबों का तो कोई सहारा नहीं होता। तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं रमन, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। राजा ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। रमन, ये लो कुछ सोने के सिक्के, इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर जाओ। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना और कपड़े लाओ और एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं ये नहीं ले सकता। हम गरीब हैं लेकिन मेहनती हैं। ये मेहनत का ही इनाम है। अगर ये तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? रमन की आंखों में आंसू आ गए। वो झुककर राजा के चरणों में गया। आप में तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी महाराज। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ रमन, लेकिन याद रखना, ये गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर होते हैं। अगली सुबह रमन इन सिक्कों को लेकर बाजार में गया। वहां से उसने खूब सारा राशन लिया, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और लक्ष्मी के लिए एक रंगीन साड़ी खरीदी। आज दिल से सुकून मिला लक्ष्मी। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देखी है वो सब कुछ भूल जाने जैसी है। अब लगता है जैसे हमारा भाग्य सच में बदल गया है। लेकिन इन सिक्कों से कर्ज चुकाना भी जरूरी है जी। रमन उसी दिन सीधा सेठ रामलाल के घर पर गया। उसके हाथ में सिक्कों से भरी थैली थी। सेठ जी, ये लीजिए आपका कर्जा। पूरा चुका रहा हूँ। एक एक सिक्का मेहनत से आया है। रमन, ये सब कैसे हुआ? अचानक तू इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं चोरी तो नहीं की? सेठ जी, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। मेहनत की है और भगवान की दया से ये मिला है। तू ये सब कहानी मुझे मत सुना। अब अगर तुझे कर्ज चुकाना ही था तो पहले क्यों नहीं चुकाया? अब चुका दिया सेठ जी, और अब आप मेरी जमीन के कागज भी लौटा दीजिए। सेठ को शक था लेकिन सामने सोने के सिक्के देखकर वो चुप हो गया। जमीन के कागज लौट आए और रमन वहां से निकल गया। रमन अब हर सुबह जंगल जाता और शाम को बाजार में बेचकर लकड़ियों को घर पर लौटता। धीरे धीरे उसके पास पैसा भी बढ़ने लगा और गांव वाले भी अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे।